जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। सेहत जो इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन जो सेहत वो खोते जा रहे हैं। एक बहुत कॉमन तौर पे आजकल एक बीमारी हो गई है, इम्बैलेंस है हार्मोन्स का, उससे ये बीमारी कही जाती है कि उससे बीमारी पनपती है, वो है थायराइड। हमारे साथ एमडी होम्यो डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर साहब, क्या है ये थायराइड, कौन सी बीमारी है? बेसिकली एक ऐसी चिकित्सा स्थिति है ये जिसमें हम कहें कि ये हमारे थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं, और थायराइड ग्रंथि को जब प्रभावित करते हैं तो इससे हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना शुरू होता है शरीर में, और ये ग्लैंड्स गर्दन के जस्ट सामने होती है जो हमारे लिए थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और जब भी कहीं कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो या कोई स्ट्रेस फैक्टर हो तो ये हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करती है, जिससे ग्लैंड से ये बीमारियां होती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जैसे शुगर हो गई, तो क्या उसी तरीके से ये थायराइड की बीमारी भी होती है? जी नहीं, इसका थोड़ा सा अलग हटके ये सब ऐसे समझें कि थायराइड के जो प्रकार है वो मेनली न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह होते हैं, यानी कि आयोडीन की कमी, जैसा कि लोगों ने सुना होगा। और दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस फैक्टर, जो तनाव जीवन में लोगों के रहता है, ये एक कारण है। और तीसरा फैक्टर है ये आनुवंशिक होता है, यानी कि इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर की खुद की सेल्स जो हैं इसको सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, तो ये बीमारी पनपती है। सब कहा जाता है कि ये प्राय बीमारी जो है महिलाओं में ज़्यादा होती थी, लेकिन अब पिछले कोई एक आध दशक से देखा जा रहा है कि पुरुषों में भी एकदम कॉमन रूप से थायराइड की प्रॉब्लम होने लगी। जी, दोनों में देखा गया है, लेकिन अमूमन आज भी कहा जाता है कि महिलाओं में बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्मोन्स का जो उतार चढ़ाव है या जो स्ट्रेस फैक्टर की बात करें तो, और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की बात करें तो महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है, जिसकी वजह से थायराइड की बीमारी होती है। और मेनली ये दो प्रकार के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड का मतलब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो गया, और हाइपो का मतलब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो गया। अच्छा, तो क्या हाइपरथायराइड में होता है कि इंसान का मोटापा बढ़ने लगता है, और ये तो इसमें दो तरीके का होता है? जी, एक में दुबला इसको होता है इंसान, हम बहुत अच्छे शब्दों में क्लियर कर दें कि हाइपोथायराइड का मतलब आपका जो थायराइड है वो अंडर एक्टिव है। जब अंडर एक्टिव है इसका मतलब ये है कि आपका शरीर हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा कम बन रहा है। जब कम बनने की वजह से जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो टी सेल का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में मरीज़ का शरीर फूल जाएगा, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको ठंडी का एहसास ज़्यादा होगा, कब्ज़ की समस्या रहेगी, स्किन ड्राई हो जाएगी और हेयर फॉल होंगे। ये कंडीशन होती है हाइपोथायराइड की। और दूसरी कंडीशन आती है हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड में क्या होता है कि आपका जो ग्लैंड्स है वो ओवर प्रोडक्शन करने लगता है थायराइड का। जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू टीएसएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपके घबराहट शुरू हो जाएगी, आपके हाथ पैर में कंपन शुरू हो जाएगा, और आपके कब्ज की जगह डायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और हम मोटा मोटा कहें तो आपके शरीर में वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और स्किन ड्राइनेस शुरू हो जाएगी। ये सारे लक्षण होते हैं हाइपरथायराइड के। सर इसमें कैसे इसकी पहचान होती है कि कौन सा आपको हाइपरथायराइड है? देखिए, मोटा मोटा तो इसकी जांच होती है, ब्लड की जांच में ही पता चलता है कि थायराइड किस तरह का है। ये उसके लेवल पर डिपेंड करता है, T3, T4 एंड TSH के लेवल पर डिपेंड करता है। और जब कभी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, यानी कि एक तो ये प्रकार होता है जिसमें फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जिसमें आपका ब्लड का रेगुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो जैसा कि गाँव में अक्सर देखा है आपने, घेंगा रोग हो जाता है, तो वो होता है ग्वाइटर, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस है। और उसकी जांच भी, और इस दोनों बीमारियों की जांच हम ब्लड टेस्ट के द्वारा करते हैं, और जब हायर लेवल पर जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं? प्राइमरी सिम्टम्स की बात करें तो मोटा मोटा अगर हाइपो की कंडीशन है तो शरीर फूलेगा, फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब होगा, पेट में कब्ज की समस्या रहेगी, और स्किन ड्राई होगी, हेयर फॉल होगा। ये मोटे मोटे लक्षण देखते हैं। सांस फूलने जैसी भी? जी, सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो दोनों में कॉमन है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर साहब ज़्यादातर लोग इसमें एलोपैथी की तरफ जाते हैं, इसका ये होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा कारगर ट्रीटमेंट है? या कहते हैं एलोपैथिक में तो एक बार आपने शुरू कर दिया तो
पूरे जीवन आपको जो है वो मेडिसिन के सहारे ही रहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, बीमारी कोई भी हो, अगर वो अर्ली डिस्कवरी हो गई है तो वो ठीक होने में उसको समय कम लगता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जहाँ तक हार्मोन की दवाइयाँ ले रहे हैं, आप एलोपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं उन केसों में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, पर इट विल टेक टाइम। हम चाहते हैं, या हम पिछले 3-4 सालों में देखते आए हैं कि जो फ्रेश केस मुझे मिला हुआ है थायराइड का, उसमें रिजल्ट या उसमें परिणाम हमें अच्छे मिले हैं और कम समय में मिले हैं, और ये टोटल क्यूरेबल प्रोसेस है। नहीं तो ये क्यूरेबल है, उसके बाद फिर एक टाइम के बाद जाके जो आसान भाषा में कहा जाए कि आप ट्रीटमेंट बंद भी कर देते? जी, बंद कर सकते हैं। सबसे अच्छी खूबी इसकी यही है। अच्छा, तो ऐसे कौन से पेशेंट, आप अभी एक हमसे डिस्कस कर रहे थे कि कोई पेशेंट आया था आपके पास और उसमें उसके कुछ आईबॉल में प्रॉब्लम हो रही थी थायराइड की वजह से? जी, एक बहुत अच्छा केस था, अभी पिछले 3-4 महीने से मेरे पास है, और उस बीमारी का नाम है ग्रेव्स डिजीज़। और ग्रेव्स डिजीज़ में बेसिकली जो सिम्टम है उसमें हाथ पैर में ट्रिमर्स होते हैं, स्पेशली हैंड्स में, और पल्पिटेशंस होती है, घबराहट होती है। तीसरा, एंजाइटी का उसको देखने को मिलता है, और चौथा, उसका वज़न काफ़ी कम था, यानी कि जब वो मेरे पास आई थी तो 30 किलो उसका टोटल वेट था। और आज 3-4 महीने 5 महीने की दवा से मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट ने अपने आप आके बताया, या फॉलोअप में हमको बताती रही कि वज़न उसका बढ़ना शुरू हुआ, और साथ साथ में मैंने देखा कि उसकी भूख अच्छी हुई, और वो जो दवा ले रही थी पिछले 5-6 महीने से, 8 महीने से, उन दवाओं का जो डोज है वो काफ़ी कम हुआ उसका। ये डॉक्टर अविनाश है, ये हमको बता रहे हैं कि थायराइड का कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बड़ी इसमें महत्वपूर्ण है कि जब आप थायराइड पेशेंट हैं तो आपका खान पान कैसा रखना है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जितने भी रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड हैं, ऐसे केसेस में, ऐसे मरीजों में हमको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। और जितना भी फ्रेश, अगर आप कहें वेजिटेबल्स की बात करें, तो वेजिटेबल्स में आपको जितना भी भिंडी है, लौकी है, कद्दू है, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो आपके गोभी के प्रकार हैं, जैसे फूल गोभी है, बंद गोभी है, या अगर हम नट्स की बात करें तो जितने भी आपके ये फ्राइड नट्स होते हैं, जैसे काजू है, बादाम है, इन सब चीज़ों को ऐसे मरीजों में अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर अविनाश, अगर आप इनसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आप कोई सवाल इनसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये अगर आप में कोई लापरवाही होती है तो ये बीमारी कहाँ तक घातक साबित होती है? देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर कंडीशन फंक्शनल चेंजेस में है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होगा उसके हार्ट्स में आ सकते हैं, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, जैसे हार्ट्स में पल्पिटेशंस की वजह से काफ़ी दिक्कत, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया की दिक्कत आ सकती है, या आगे चल कर के हाइपरटेंशन की मरीज हो सकती है, अगर कंडीशन फंक्शनल चेंजेस में। और अगर कंडीशन स्ट्रक्चरल चेंजेस में है तो आगे चलकर उसको थायराइड नोडुल बन सकता है, कैंसर की संभावना हो सकती है। तो आप सचेत रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं होम्योपैथी का भी, तो उसकी तरफ आप रुख कर सकते हैं, बेहतर इलाज है। और सबसे अच्छी चीज़ डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक समय के बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी इसमें पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं जो लोग कहीं हैं वो ले सकते हैं, या इसका कोई क्या फंडा रहता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे कि होम्योपैथी लक्षणों का विज्ञान है, इसके लिए मरीज़ की डिटेल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि जितने भी फंक्शनल चेंजेस के पेशेंट हैं उनमें जो दवाइयाँ काम करती हैं वो स्पॉन्जिया है, लाइकोपस वर्जिनिका है, थायरोडिनम है, इफेड्रा वल्गैरिस है। और जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस के पेशेंट हैं, जैसे ग्वाइटर, घेंगा रोग की अगर बात करें तो उसमें आयोडम है, स्पॉन्जिया है, और आपकी थूजा है, ये सब दवाइयाँ काम करती हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही इस तरह की दवाइयों का सेवन करना चाहिए। और लास्ट में एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि हमारी जो एमडी हुई है कंप्लीट, वो हमारा जो टॉपिक था थीसिस का वो यही थायराइड का ही था, और इसमें हमने 3 साल पढ़ाई की है और इसके ही बारे में हमने रिसर्च भी किया है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हम जल्दी मिलते हैं सेहत से जुड़े हुए एक किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। धन्यवाद।